सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और बुआ का नमस्कार। नमस्कार, ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। बिल्कुल, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं तो हम सभी को देंगे और दही हांडी का उत्सव भी जी जोरों से चल रहा है। जोरों शोरों से चल रहा है और ये बहुत कुछ हमें संदेश दे जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या क्या संदेश छुपा है? ये दही हांडी का जो उत्सव होता है, प्रदर्शन होता है या जिसे खेल कह सकते हैं, तो इसमें क्या लगता है कि आपको क्या क्या संदेश छुपा होगा? भाई नेहा बिटिया ने तो कागज कलम उठा लिया, लिखने लगी है, तो आप भी तैयार हो जाइए, हम पूछते रहेंगे, आप बताते रहिएगा। बिल्कुल, लेकिन अभी तो हम बता दें, तुम कुछ बता दो कौन कौन सा दिन है? आज है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आज ही है। आज ही के दिन है और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जो है आज पहली बार मनाया जा रहा है, तो इसकी ढेर सारी बधाई। बिल्कुल, और आज हम घूमने भी जाने वाले हैं बुआ जी। कहाँ ले चल रहे हो ये बताओ हमें। आज हम जा रहे हैं कर्नाटक के हालेबीडु में, या उसे हालेबीड भी कहा जाता है। क्या बात है, बड़ा अनछुआ सा ये स्थान है, कम प्रसिद्ध है। और क्या क्या है यहाँ पर ये देखेंगे। कुछ कुछ तो मंदिर होंगे, कुछ कुछ संग्रहालय हैं, इन सब जगहों पर घूमेंगे। जी बिल्कुल, और भी कुछ और जो दिन याद करना है सभी साथियों को, वो है जन्माष्टमी का दिन। और जन्माष्टमी की यादें सब साझा करें, क्या क्या यादें हैं, क्या खाते थे, झांकी सजाई जाती थी, क्या खाते थे, किस तरह से मतलब मनाते भी हैं, कैसे लोगों के घर जाते थे दर्शन करने, और वहाँ किस किस चीज का इंतजार रहता था, किसकी सबसे ज्यादा सुंदर सजती थी झांकी, और उसके लिए क्या क्या व्यवस्था करते थे पहले से। और एक बात तो है, वो जो झालर लगाते थे ना, उसमें करंट लग जाता था तो वो जो है वो बहुत जबरदस्त झटका लगता था, एक बार जरूर लगता था। और हम लोग भी तो जमीन में ऐसे फैला देते थे पूरी झालर, और एक बल्ब फ्यूज रहता था उसमें से, और सबको टेस्ट करना होता था लाइन से। वो करते करते बड़ा झटका लगता था। खैर उसकी भी बातें करेंगे, लेकिन जो खुश रहने की बात आती है तो पुलिस सहयोग दिवस मनाने की जरूरत इसीलिए महसूस की गई कि सब कुछ अच्छा चले। हाँ, और आज पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के दौरान दिसंबर 2022 में ये निर्णय लिया गया कि हर साल 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाएगा। और इस तारीख को चुनने का भी मुख्य कारण है बुआ जी। बिल्कुल है, इसी दिन स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल की स्थापना हुई थी, और हुई थी 100वां स्थापना दिवस है उनका। 7 सितंबर 1923 को स्थापना हुई थी इंटरपोल की। जी बिल्कुल, और इसी उपलक्ष्य में ये दिन मनाने का फैसला लिया गया। खास दिवस को मनाने के लिए पूरा घोषित कर दिया गया कि पुलिस सहयोग दिवस ही इसको नाम दे दिया जाए और हर वर्ष इसे मनाया जाए। और खास उसका लक्ष्य है कि दुनिया में कानून की केंद्रीय भूमिका को उजागर किया जाए, आपराधिक जो गतिविधियां हैं उनको कम से कम किया जाए, संभव हो सके तो कम करते करते उसको रोक ही दिया जाए, तो लोग सुरक्षित रहेंगे, खुश रहेंगे। पुलिस और अन्य कानूनी संस्थानों के बीच में जो है ना समन्वय भी बनना बहुत जरूरी है। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि शहर के स्तर पर हो, देश के स्तर पर हो, ये प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सहयोग होगा, तभी एक शांत और कहना चाहिए सुकून भरा विश्व जो है वो स्थापित होगा, समाज स्थापित होगा। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी बुआ जी कि इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है। क्या इस वर्ष की थीम है पुलिसिंग में महिलाएं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से महिलाएं इस क्षेत्र में आगे बढ़ने लगी हैं। और ये भी माना जा रहा है कि महिलाओं को बड़ी संख्या में पुलिसिंग के कार्यों में मौजूदगी अपनी दर्ज करानी चाहिए, तो इससे और भी बेहतर हो जाएगा सुरक्षा का जो कार्य है। जी, क्योंकि हमारी तो कॉलर ऊंची हो गई। जी हाँ, हमारी बिटिया बहुरिया सब इसमें जाएंगी, और जो जाएंगी वो तो जाएंगी ही जाएंगी, और जो नहीं जा सकती, जिनकी उम्र हो चुकी है, वो अपने बच्चों को भेजेंगी, अपनी बिटिया लोगों को भेजेंगी। और अगर शादी करके बहुरिया भी आ चुकी है, अगर वो इच्छुक है तो उसे भी कोशिश करेंगे कि इस सेवा में भेजे। और एक हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि पुलिस का सामाजिक समरसता बनाए रखने का महत्वपूर्ण दायित्व है।
तो ये जो समरसता बनाने वाली बात है, जब हमारी बहनें उसमें होंगी तो हमें लगता है कि ये समरसता और अच्छे से बनेगी। जी बिल्कुल। इसके लिए पारस्परिक सौहार्दपूर्ण वातावरण और शांति व्यवस्था की आवश्यकता होती है। सुनियोजित शांति स्थापित करने में पुलिस का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही उद्देश्य की सामाजिक आवश्यकता को देखते हुए इस बल का सर्वप्रथम गठन किया गया। आज ऐसे ही गठबंधन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हम नमन करते हुए बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो हम भी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को प्रतिवर्ष आयोजित संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। ये इंटरपोल की स्थापना को मनाने और शांति, सुरक्षा और न्याय बनाए रखने में दुनिया भर में कानून प्रवर्तन की भूमिका को उजागर करने के लिए बनाया गया है। मानव इतिहास के अधिकांश समय के लिए विभिन्न देशों के कानूनी प्रशासन के बीच सहयोग अक्सर मामूली मामलों के आधार पर आयोजित होता था। दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रशासन सहयोग का पहला प्रयास था, जो 1851 में स्थापित हुआ था, और ये जर्मन राज्यों के पुलिस यूनियन था। इसमें विभिन्न जर्मन भाषी देशों के गुप्त पुलिस बलों को एक साथ लाने का कार्य किया गया था। और हमारे सारी जानकारी हमारे साथियों के पास होती है। लगभग ऐसी ही जानकारी हमारे सभी साथियों ने दी है, तो सबका अलग अलग हम नहीं पढ़ते, लेकिन हालांकि इन्होंने जैसे लिखा है कि मनाया जाता रहा है, तो हालांकि इन्हीं साथी ने, इन्हीं श्रोता ने ये भी लिखा है कि ये पहली बार मनाया जा रहा है। तो ये बात स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये पहली बार मनाया जा रहा है, क्योंकि 2022 में ही घोषणा हुई है, तो ये पहला वर्ष है। तो इसके लिए खास इसका स्वागत करते हैं। जो इसका उद्देश्य है उसे पूरे करने का प्रयास भी हम करेंगे, ये संकल्प लेते हैं। बिल्कुल।
बुआ जी, रखवालों की इतनी बातें हो गई जी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके रखवाले हम भी बन सकते हैं। अरे लेकिन उसके पहले एक बात और बता दें कि जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि पुलिस का केवल काम असामाजिक तत्वों को पकड़ना ही नहीं है, बल्कि ऐसे कई भी काम हैं जिसको अनुशासन में रहकर हमने बहुत लोगों को सहयोग किया। जब भी कोई घटना घटित होती है तो सबसे पहले सहयोग के लिए पुलिस प्रशासन को ही लोग फोन करके सूचित करते हैं और तुरंत घटनास्थल पर आने के लिए कहते हैं। अगर कोई गंभीर हालत में जख्मी है तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने का काम एक तरह से कर्तव्य के साथ साथ सहयोग करना नहीं होता है। कभी कभी घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत हो जाने, दुकानों में अत्यधिक भीड़ हो जाने पर सभी लोगों को कतारबद्ध करना और गैस सिलेंडर का वितरण करना पुलिस सहयोग ही है। ऐसे आम जिंदगी में बहुत सारे मामले में अपना कर्तव्य के साथ हर मसलों पर आम जनता का सहयोग करती है पुलिस। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही। सही बात है, क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं कि भाई जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम देखेंगे, लेकिन ये जो दायित्व पुलिस बल निभाता है जी, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ध्यान में रखने के लिए तुम कुछ और भी कह रही थी। बिल्कुल, हमें तो आकाश देख कर चलते हैं भैया। हाँ, आकाश देख कर चलते हैं, मगर आकाश में कई बार सितारे भी नजर नहीं आते क्योंकि इतना प्रदूषण है। कई बार इतना प्रदूषण, धुएं से इतना भर जाता है आसमान कि कई बार हमें आसमान में सितारे नजर नहीं आते। चांद तो फिलहाल नजर आ रहा है अभी तक। यही तो हम कह रहे हैं। वैसे आज ये बता दें कि ये नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन अभी हमारे किसी साथी ने जैसे ध्यान दिलाया कि हम लोग, हमारी उम्र के लोग थोड़ा सा चीजों को देखते थे और बड़े अच्छे तरीके से देखते थे, उसका विवेचन करते थे कि अच्छा ये रंग देखो, अगर 4 रंग दिख रहा है हरा पत्तियों में तो कितना प्यारा रंग है, चारों अलग अलग रंग दिख रहे हैं, उसके पीछे टहनी दिख रही है, उस पे दूर कहीं पंछी भी दिख रहा है। लेकिन अब क्या है कि क्योंकि हम ऐसे नजरें ऊपर उठाकर देखते थे अपने आसपास, आज नहीं देख रहे हैं लोग। कहाँ देख रहे हैं बताओ? मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हैं, सारे रंग हाथों में लेकर चल रहे हैं, सारी दुनिया हाथों में लेकर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, सिर्फ सिर झुका कर जी रहे हैं, सिर उठाकर जीना भूल चुके हैं। इतनी विनम्रता नहीं होनी चाहिए जी, क्योंकि जो नीला आकाश है वो दिखना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि स्वच्छ वायु जो है जीवन के लिए उपयोगी है और सालों साल प्रदूषण के आंकड़ों को हम बढ़ाते ही जा रहे हैं, हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। और इसका कई खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है, जैसे कि श्वसन संक्रमण हो रहे हैं, फेफड़ों के कैंसर हो रहे हैं, हृदय रोग जैसी कई गंभीर बीमारियां अब पैर पसार चुकी हैं। यूं भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत ही आम होती जा रही है चीजें। कोरोना भी शायद इसीलिए इतनी जल्दी नहीं गया, क्योंकि हम बहुत बुरी तरह से संक्रमित हो चुके हैं और प्रदूषण जो है वायु में पूरी तरह से फैल चुका है। बिल्कुल। और वायु प्रदूषण से सिर्फ हमारा स्वास्थ्य ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि जलवायु, आर्थिक विकास और पर्यावरण पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जबकि हम ऐसा सोचते हैं कि आर्थिक विकास हम करते जा रहे हैं, जबकि ये नहीं सोच रहे हैं कि ये कर पर्यावरण प्रदूषित रहेगा तो ये आर्थिक विकास भी कहीं ना कहीं बाधित होगा और हो रहा है। बिल्कुल। जैसे कि अभी 2 साल बिल्कुल हम सब घर बैठ गए और सब चीजें ठप हो गई। तो इन सब को देखते हुए और सभी को जागरूक करने और वायु प्रदूषण के जो भी नकारात्मक परिणाम हैं, जो खराब परिणाम हैं, जो उसके दुष्परिणाम हैं, उन सबको हम सब के सामने लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया। और भाई ये 2 साल ज्यादा बड़ा है अभी जो हम दिवस मना रहे हैं, सेना सहयोग दिवस, पुलिस सहयोग दिवस, क्योंकि ये 2020 से हम मना रहे हैं। बिल्कुल, तो इससे 4 साल हो चुका है हमें मनाते और चौथी बार ये दिवस हम मना रहे हैं। 2020 में मनाया, 21, 22 और अब मतलब 22 को उसमें मनाया था, 2 साल बाद वो 2 साल हमने वैसे भी कोरोना में गिनना बंद किया कर दिया, वो 0 पीरियड था। जी बिल्कुल। और इस बार जब हम चौथी बार मना रहे हैं तो इसकी थीम रखी गई है टुगेदर फॉर क्लीन एयर, यानी कि स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। क्या बात हम सभी आए और इसके अंतर्गत हम सब मिलकर वायु प्रदूषण को रोकने का प्रयास करें और इसके लिए जो भी हम कदम उठा सकते हैं वो उठाएं। जैसे कि सबसे आम और जो कदम है वो है वृक्षारोपण। हम एक वृक्ष अगर हम लगाते हैं तो इससे स्वच्छ वायु मिलती है हमें और बहुत सारे जो प्रदूषण करने वाले कारक हैं वो कम हो जाते हैं। या यूं कहें कि वायु प्रदूषित हो रही है लेकिन वृक्ष लगाने से वो शुद्ध भी होती रहेगी। साथ साथ एक बात और है कि वृक्ष लगाएं, जो वृक्ष लगे हैं उनको सुरक्षित रखने की कोशिश करें, उनके बचाव का प्रयास करें। हमारे जो वाहन हम जो चलाते हैं उनसे प्रदूषण कम से कम हो, इस बात का ख्याल रखें, है ना। जैसे एसी कम से कम चलाएं। हाँ, एसी से भी ये कार्बन डाइऑक्साइड और कई खतरनाक गैसें बाहर निकलती हैं। और अगर वाहन है उसका इंजन पुराना हो गया तो उसे बदलिए। और जो
जो पहले के पारंपरिक ईंधन जो है, कोयले, लकड़ी, इनका उपयोग कम किया जाए, क्योंकि इनसे भी जो धुआं निकलता है उससे परेशानी हो जाती है। और इसके अलावा उद्योग जो हैं उन्हें शहरी क्षेत्रों से बाहर रखा जाए। उनकी चिमनियों की एक ऊंचाई निर्धारित है, उस ऊंचाई पर ही उन्हें रखा जाए। तो इस तरह के जो छोटे छोटे प्रयास है हमारी तरफ से हो सकते हैं और वायु प्रदूषण रुक सकते हैं। बिल्कुल, प्रदूषण रुक सकता है, बहुत हद तक कम हो सकता है। जैसे कि वाहन हम चौराहे पर रहते हैं तो बंद नहीं करते हैं, अगर 2 मिनट का रोक है उसमें या ब्रेक है तो, अंतराल अगर है तो नहीं रोकते हैं। एक चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी पास की जगह पे जाना होता है, कम दूरी पर जाना होता है, तो भी हम वाहन लेकर जाते हैं। तो प्रयास करें इस तरह से, आप भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा वातावरण भी स्वस्थ रहेगा। तो ये जो नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ला 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 ला। तो नीले नीले गगन के तले जब घूमने जाते हैं तो कितना आनंद आता है। जब भी हम पहाड़ों की ओर जाते हैं घूमने तो कितना साफ सुथरा आकाश लगता है, ऐसे लगता है बिना फिल्टर की फोटो खींच रहा। अभी के हिसाब से अगर हम बात करें जी हाँ बिल्कुल, आज के भाषा में अगर हम बात करें, है ना, तो किसी तरह की कोई फिल्टर लगाने की जरूरत, हम भी अच्छे दिखते हैं वहां पहुंच के, हाँ, क्योंकि वहाँ का खान पान भी अच्छा होता है। और फिर हम वहाँ जब थोड़ी कसरत भी हो जाती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको चलना ही पड़ता है। उसके अलावा एक बात और है कि आप जब शुद्ध वायु लेते हैं तो चेहरा भी निखर जाता है, खुश हो जाते हैं हम।
और उसके संग संग जो प्राकृतिक रोशनी है, चाहे वो चांदनी हो चाहे दिन की हो, वो इतनी स्वच्छ होती है कि कहते हैं ना कि चेहरे पे फोकस अच्छा आ जाता है और बड़ा आनंद भी आता है। घूमने जाते हैं तो वैसे भी खुशी एक अलग ही रहती है, तो उस खुशी की भी छटा खुशी की बात करोगी कि हाले बीड़ भी चलोगी? हाले बीड़ जाएंगे बिल्कुल। और कई बार बुआ जी ऐसा होता है जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि बड़ी बड़ी प्रसिद्ध जगहों का नाम याद करते हैं और यहीं जाना है घूमने। अब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि यहाँ आसपास एक छोटा सा वो स्थान भी है जहाँ जाना चाहिए, एक महत्वपूर्ण जगह है वहां घूमना चाहिए, लेकिन समय नहीं रहता है क्योंकि हमने वैसे प्लान की होती है। बिल्कुल पहले से योजना बनाते हैं, तैयारी के साथ जाते हैं। अब तुम ही बताती हो कार्यक्रम में कि बिल्कुल तैयारी से जाएं, बिल्कुल निश्चित कर लें कब जाना है, कब वापस आना है। बिल्कुल, तो मतलब अच्छा जाने की तैयारी कर लें और लौटते समय का ना सोचें, तब ये सब जगह घूम सकते हैं। जैसे पहले से सोच लें कि कहाँ जा सकते हैं और आसपास कैसी जगह है तो जा सकते हैं। तो ऐसी ही एक छोटी सी जगह ये हालेबीडु या हालेबीड इसे कहा जाता है और पुरातात्विक दृष्टि से बहुत समृद्ध है ये जगह। कर्नाटक के हसन जिले में स्थित छोटा सा शहर है। यहाँ मौजूद पुरातात्विक इमारतें इसे एक अलग ही महत्व देती हैं, इसीलिए आज ये शहर विश्व धरोहर में शामिल हो गया है। और बताओ हम लोग नाम भी नहीं जानते। हालेबीड के पास ही प्रसिद्ध शहर बेलूर भी है जिसका नाम हमने सुना है। और ये दोनों शहर 12वीं शताब्दी में होयसला राजवंश की समृद्ध राजधानी हुआ करते थे। उस समय हालेबीड को द्वार समुद्र के नाम से भी जाना जाता था। ये हमारे साथी ने भी जानकारी लिखकर भेजा है। बिल्कुल। और होयसला राजवंश ने यहाँ चालुक्य शैली और होयसला शैली में अलंकृत मंदिरों का निर्माण करवाया था। इस शैली में दीवारों की मूर्तियों, नक्काशीदार स्तंभ आदि का एक निर्माण हुआ है जो कि अलग ही खूबसूरती समेटे हुए हैं। और अगर हम हालेबीड की बात करें तो यहाँ घूमने के लिए सिर्फ एक दिन का समय ही पर्याप्त है। और अगर आप मैसूर या बेंगलोर की यात्रा पर गए हैं तो एक दिन का समय आप यहाँ के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर होयसालेश्वर मंदिर है, 2 मंदिर हैं इसमें, होयसालेश्वर है और दूसरा शांतलेश्वर मंदिर है। इसका नाम राजा विष्णुवर्धन की रानी शांतला देवी के नाम पर रखा गया था। एक तारे की आकृति वाले चबूतरे पर ये मंदिर खड़े हैं और ये शिव मंदिर है और इसमें नंदी की 2 विशाल मूर्तियां हैं और मंदिर के अंदर 108 स्तंभ जो हैं वो बनाए गए हैं। जी। और होयसालेश्वर मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है केदारेश्वर मंदिर और यहाँ लेटी हुई मुद्रा में नंदी की एक शानदार मूर्ति है। क्या बात है। चिकने पत्थर के चबूतरे पर यह मंदिर बना हुआ है। होयसालेश्वर और केदारेश्वर मंदिरों में स्तंभों की नक्काशियां बिल्कुल अलग हैं। मंदिरों की दीवारों पर भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश की आकृतियां बारीक नक्काशियों में नजर आती हैं। क्या बात है। हमें लगता है नेहा ठीक कह रही हो एक दिन के लिए, लेकिन इसको 2 दिन भी घूमा जा सकता है। जिस तरीके से आकृति है और नक्काशी है देखा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि महाभारत काल की कई घटनाओं को भी केदारेश्वर मंदिर में उकेरा गया है। हाथी, घोड़े जैसी कई आकृतियां हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देती हैं, क्योंकि सारी नक्काशियां उस वक्त की गई हैं जब इसके लिए आज के जैसे आसान उपकरण भी नहीं थे। तो होयसला वास्तुकला के 3 मंदिर विश्व धरोहर स्थल में स्थान रखते हैं, जिनमें हालेबीड का होयसालेश्वर मंदिर है, बेलूर का चिन्नाकेशव मंदिर है और सोमनाथपुर का मंदिर शामिल है। और होयसालेश्वर मंदिर और केदारेश्वर मंदिर के बीच में ही स्थित है बसदी हल्ली। ये एक जैन मंदिर है और इस परिसर में 3 जैन मंदिर स्थित हैं। पार्श्वनाथ स्वामी का मंदिर है, आदिनाथ स्वामी का मंदिर है और शांतिनाथ स्वामी का मंदिर। तीनों ये मंदिर हैं, जिसमें पार्श्वनाथ स्वामी मंदिर की अगर हम बात करें 12 खंभों की एक विशिष्ट संरचना यहाँ देखने मिलती है और पार्श्वनाथ स्वामी की काले पत्थरों से बनी 14 फीट की प्रतिमा यहाँ है, जिसके ऊपर 7 फन वाले सर्प सुशोभित हैं। तो वाकई देखने जैसी जगह है। यहाँ पर हम घूमते हैं, एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। हुई
बुआ कितना अच्छा लगता है ना जब कहीं घूमने चले जाओ। अब तुम बताओगे, अच्छी मूर्तियां देखो। हाँ, अब तुम बताओगे कि जाने का समय ये है वो है, लेकिन ये नहीं बताओगी कि जब वहां जाएं तो वो जब दीवारों पर अपने निशान जो हैं वो न छोड़ कर आए। हाँ, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वो नक्काशियां भी अच्छी नक्काशियां तो सीख के जाएं। तो एक अपनी तरफ से एक पत्थर लें और उसमें अच्छे से कुछ नक्काशी करें अपना नाम, और फिर वहां छोड़ के आए पत्थर। अच्छा। लेकिन उसमें लिख के ना आए। वो ठीक है। या चाहे तो आप वहां पर अपनी कागज और कलम या कागज और पेंसिल लेके जाएं। उनको अगर आप करते हैं चित्रकारी तो वहां बैठ के चित्रकारी करें। हाँ। और उसको लेकर आए तो अच्छा लगेगा, उसमें तिथि डाल दें कि हाँ भाई इस दिन हम गए थे। अच्छा, एक बात तो है जो हमने ये लिखकर कहा है, अपने साथियों से मंगवाया कि भाई लिखकर भेजिए कि दही हांडी में क्या संदेश मिलता है। हाँ, वो अभी तक हमारे साथियों ने लिखकर नहीं भेजा है। लेकिन सबसे पहले जो बात है वो ये है कि एक तो सौहार्दपूर्ण तरीके से एक सहयोग की भावना आती है, और टीम की भावना जो होती है ना कि एक मिलकर जुट कर काम करना, उसमें नरम गरम सब होना पड़ता है। तो ये जो टीम की वाली भावना है वो इस खेल में हमें आ जाती है बड़ी आसानी से। ऐसी और भी बहुत सारी भावनाएं हैं। और दूसरे को ऊपर ऊंचा उठाने की एक भावना भी इसमें आ सकती है ना बुआ जी, क्योंकि हम एक दूसरे के कंधे के ऊपर खुद चढ़ाते किसी और को, ताकि वो ऊंचाई पर जाए और एक जो फल है या लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो सके। जी हाँ, उसे प्राप्त होता है, लेकिन नीचे वाले भी उतना ही खुश होते हैं, और ऊपर वाला भी ये समझता है कि जब नीचे वाला होगा तभी हम ऊपर पहुंच पाएंगे। तो इस तरह से सब अपनी आपस में प्रेम बनाए रखें, और हम एक अंतराल ले लेते हैं। बिल्कुल। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली। और बुआ जी वहाँ घूमते घूमते हम एक ही मंदिर में रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अरे तो भाई इतना सुंदर है, देखो 12 खंबे तुमने बताया, विशिष्ट संरचना, वो हम देख रहे हैं। 14 फीट की प्रतिमा हो तो खूब देर तक उसको निहारना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। और जब कोई हमारे पास उपकरण नहीं था तब 14 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई। कैसे लोगों ने बनाया होगा, उसके टुकड़े आंखों में गिरे होंगे, तो ये सब सोचने वाली चीज है, उसका भी मजा लेना चाहिए। अब भाई होयला सालेश्वर मंदिर जो है, हाँ, इससे आप थोड़ा आगे चलेंगे, आधे किलोमीटर की दूरी पर एक पुरातत्व संग्रहालय है। 1970 के दशक में बने इस संग्रहालय में हालेबीड और उसके आसपास के क्षेत्रों की ऐतिहासिक महत्व की तकरीबन 1500 से भी ज्यादा मूर्तियां हैं और शिलालेख भी हैं। और यहाँ 2 तरह की गैलरी हैं, जिसमें से एक तो है जो कांच से बंद गैलरी है, जिसमें जो ऐतिहासिक महत्व के बड़े आरक्षित संग्रह देखे जा सकते हैं। और खुले संग्रहालय में आप देख सकते हैं नटराज, सरस्वती, श्री गणेश आदि की मूर्तियां आप देख सकते हैं। खुले में वो है, तो छूना तो उन्हें भी नहीं मिलता, छूने बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी आप उन्हें देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वहां पर जो भी सुरक्षा कर्मी खड़े हैं उनकी नजर हटी तो आप उसको चाहते हैं छूना तो न छुएं। और देखो ना कि अभी 1500 मूर्तियां हैं, तो भाई इनको तो आराम से देखा जाएगा। और चलते हैं 12 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर है बेलवाड़ी। यहाँ वीर नारायण मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ये भगवान विष्णु के 3 अलग अलग रूपों में समर्पित है। इसका निर्माण त्रिकुटा शैली में किया गया है, जिसमें पूर्व की ओर बीच में श्री वीर नारायण, उत्तर की ओर श्री वेणुगोपाल और दक्षिण में योग नरसिम्हा है। यहाँ से महाभारत काल की कुछ घटनाओं को भी जोड़ा जाता है। बिल्कुल। और हालेबीड के आसपास के स्थानों की अगर हम बात करें तो पास में आप बेलूर जा सकते हैं, श्रवण बेलगुड़ा जा सकते हैं, जहाँ जैन तीर्थ स्थल है। बहुत ऊंची चढ़ाई है, लेकिन दूसरी सुविधाएं भी शायद अब शुरू हो चुकी हैं। आसपास और भी कई ऐतिहासिक महत्व की जगह हैं, और इन सभी जगहों पर जब आप जाते हैं तो एक गाइड जरूर आप ले लें, क्योंकि यहाँ के स्तंभों और दीवारों पर इतनी महत्वपूर्ण नक्काशियां हैं, इतनी छोटी छोटी मूर्तियां हैं कि आप देखेंगे आपको खूबसूरत तो लगेंगी, लेकिन आप अगर किसी गाइड के साथ जाते हैं
और वो आपको बताते हुए चलते हैं कि क्या चीज है, किस तरह से बना हुआ है, या तो इसमें क्या अंतर है, किस शैली में बना है, तो आपकी जानकारी भी बढ़ती है। और समय की, जैसे तो हम बात कर रहे थे कि नेहा बिटिया बताएंगी, लेकिन हम बता देते हैं कि अक्टूबर से लेकर मार्च में कोई भी समय आप जा सकते हैं। तापमान अनुकूल रहेगा, बारिश के बाद मंदिरों की शोभा बढ़ जाती है। हवाई मार्ग का चुनाव भी कर सकते हैं। आपको बेंगलोर, मैसूर, मैंगलोर में से किसी हवाई अड्डे को चुनना होगा आपको। बाद में टैक्सी या गाड़ी बुक करके जाइए और यात्रा का आनंद लीजिए। हाँ, और अगर रेल मार्ग से आप जा रहे हैं तो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है हसन, जो कि हालीबीड़ से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। बेंगलुरु से आप यहाँ रोजाना तकरीबन 69 ट्रेन है, मैसूर से 17 ट्रेन और मैंगलोर से करीब 13 ट्रेन है। तो स्टेशन से फिर आप टैक्सी या गाड़ी की सहायता से हालीबीड़ जा सकते हैं। और भाई बेंगलोर से ना काफी और भी बढ़ गई हैं, 79 ट्रेन हो गई हैं लगभग, और 10-20 और बढ़ गई होंगी तो नहीं पता। सड़क मार्ग भी जा सकते हैं, किराए वाली टैक्सी या अपनी गाड़ी से जाइए। बेंगलोर से 210 किलोमीटर की दूरी है। मैसूर से यही करीब 140 से 150 किलोमीटर, मैंगलोर से 155 किलोमीटर। लेकिन भाई जैसे भी अगर आप जहाँ चाह वहाँ राह जी जाइए। ये जो खूबसूरत नक्काशी जो हमारे पुराने कारीगरों ने बनाई है, उसका नमूना देखिए वहाँ पर। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा समय अगर आपके पास नहीं भी है तो आप 1-2 घंटे में जल्दी भी जो जरूरी जगह लगती है आपको वो देख लीजिए। भाग क्यों रही हो, हमें नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि कई बार अगर हम वहाँ का समय लेकर नहीं गए साथ तो भी छोड़ के मत आइए, देख लीजिए जरूर। और ऐसा मत सोचिए कि अगली बार आएंगे, नहीं, अभी तो देख लीजिए। और फिर वहीं पर संकल्प कीजिए कि अगली बार आएंगे तो इत्मीनान से एक एक चीज को देखेंगे, गाइड के साथ घूमेंगे, वहाँ की तस्वीरें लेंगे और यादें अपने साथ लेकर आएंगे और हमारे साथ साझा करेंगे। बिल्कुल।
जुड़ा जुड़ा है कहीं दूर। तो बुआ जी ऐसे ही तितली की तरह उड़ते हुए चले जाएं, ऐसा लगता है सारी जगह घूम लें। अगर तितली होते तो दही हांडी के लिए चढ़ना ही नहीं पड़ता ना, तो सीधे ऊपर सीधे बस उसमें बैठी रह जाती, तोड़ नहीं पाती, उसके अंदर जो चीज है वो मिल नहीं पाती। ये भी तो सोचो, ऊपर से नजारा बस देखती रहती है और सोचती है अच्छा आओ चढ़ो चढ़ो। वैसे हमारे एक साथी ने जो लिखा है कि इसका उद्देश्य क्या है या उसे क्या सबक मिलता है, इन्होंने लिखा है हमें प्रेरित होने और अगले लक्ष्य के लिए खुद को तैयार करने के लिए छोटे छोटे तरीकों से सफलता का जश्न मनाने की जरूरत है। भगवान कृष्ण को बचपन में दूध से बने उत्पाद इतने पसंद है कि वे न केवल अपने घर से बल्कि पड़ोसियों से भी चोरी करते थे, इसलिए भी दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। ये इन्होंने लिखा है। और दही हांडी के लिए फिर वही जैसे तुमने बताया कि ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे वाले का भी उतना ही सम्मान रहता है कि ये ना होते तो हम ऊपर कैसे पहुंचते। और ऊपर वाला भी खुश होता है, नीचे वाला इस बात से खुश होता है कि हमने इसे ऊपर तक लक्ष्य तक पहुंचा दिया। तो एक दूसरे की खुशी में खुश होने का भी इसमें उद्देश्य है कि हम कैसे खुश हों और एक दूसरे की मदद करें। और हमारे बहुत से साथियों ने जन्माष्टमी की यादें साझा की हैं। और यादें मतलब कुछ की तो एकदम ताजा यादें आज सुबह की ना, हाँ, बड़ी प्यारी हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन का तो नहीं परंतु आज सुबह का वर्णन बताती हूँ। आज हम प्रातःकाल इस्कॉन मंदिर पहुंचे। रिमझिम बारिश में वहां जाकर क्या देखते हैं कि मंदिर के पट बंद हैं और भक्तों की भीड़, सभी के मुख पर कृष्ण नाम। लगभग 10 मिनट बाद पट खुले। गर्भगृह का अलौकिक नजारा, सब एकटक निहारते रहे। राधा कृष्ण से नजर ही नहीं हट रही थी, मन एकदम कृष्णमय हो गया। उस बीच एक छोटा सा बच्चा कृष्ण रूप में दिखा, आनंद दोगुना हो गया और अनायास में बोल पड़ी, ये देखो कृष्ण। क्या बात है। हाँ, आज तो बहुत छोटे छोटे बच्चे सब कृष्ण बनकर घूम रहे हैं। तो हमारे साथी सब पहुंच गए बचपन में। ये तो आज की बात है, ताज़ा बात है। और हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बचपन के अधिकतर जन्माष्टमी का पर्व हमने हॉस्टल में ही मनाया। बहुत सारे बच्चे मिलकर झांकी बनाते थे और पूरा हॉस्टल सजाते थे। रात को मटकी फोड़ने का कार्यक्रम और आरती किया करते थे। बचपन की बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। हर जन्माष्टमी पर ये यादें इन्हें ताजा होती होंगी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं, हमें याद है बचपन की वो यादें जब कृष्ण जन्माष्टमी पर बाजारों में तरह तरह के कृष्ण जी के खिलौने के रूप में मिलने लगते थे। झालर, कुमकुम, तरह तरह के नकली फूलों के गुलदस्ते आदि मिलने लगते थे। हम लोग बचपन में बुरादे को कई रंग में रंगते थे।
उससे फर्श पर फैलाकर तरह तरह से सजाते थे। बहुत जोश रहता था। हम लोग बचपन में कृष्ण जी की हर लीला को दर्शाते हुए तरह तरह के खिलौने से झांकी सजाते थे। हम लोगों को गाने का शौक था। मोहल्ले की लड़कियां आ जाती थी, मेरी चाची आती थी, ढोलक मंजीरे के साथ कृष्ण जी के भजन गाते थे। वो दिन अब बहुत याद आते हैं। और यही बात हमारे एक साथी और भी कह रहे हैं कि बचपन में जन्माष्टमी मनाने का बहुत उत्साह रहता था। जन्माष्टमी आने से पहले ही भगवान के श्रृंगार का सामान, मुकुट, पोशाकें और झांकी की तैयारी कर ली जाती थी। जन्माष्टमी के दिन संध्या आरती के पश्चात हम सब मंदिरों में झांकी देखने जाया करते थे। जाते तो अभी हैं झांकी देखने की, लेकिन अब मंदिर में बाल गोपालों की भीड़ रहती है। नन्हे नन्हे राधा कृष्ण बने हुए बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। हमारे साथी ने आगे लिखा था कि शादी के बाद जब मेरी बड़ी लड़की 3 महीने की थी तो उसको सजाकर अपने घर की झांकी में झूले पर लिटा दिया था। अच्छा। मेरे ससुराल वालों के पास वो फोटो आज भी है और उसके बच्चों को दिखाया तो उनको भी बहुत मजा आया अपनी मम्मी की फोटो देखकर। बहुत सुंदर फोटो। तो सालों साल यादें रह जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल रह जाती हैं। किसी ने स्कूल में बनाया, किसी ने हॉस्टल में बनाया। हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे प्राइमरी स्कूल की तरफ से इंदौर के गांधी हॉल में कृष्ण और राधा पर डांस किया था। मेरी सहेली जो गोरी और सुंदर थी वो राधा और हम सामने से कृष्ण। बहुत सुंदर डांस था, आज भी याद है। कृष्ण कहाँ नहीं है, महसूस तो करो, आदि और अंत कण कण में कृष्ण है। आदि और अनंत कण कण में कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी महोत्सव की बधाई। लेकिन भाई इस संदेश में एक बात हमें अच्छी नहीं लगी। क्या? ये इन्होंने लिख दिया कि मेरी सहेली जो गोरी और सुंदर थी। तो गोरी तो ठीक है, रंग है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये सुंदर थी। नहीं, लेकिन वो भी सुंदर थी और आप भी सुंदर थे। क्योंकि देखिए कृष्ण ने तो हम कह रहे हैं। इसलिए भी शायद कृष्ण का सांवले रूप को इतना अपनाया जाता है। आज के दिन तो खास तौर पर ये बात हम कह सकते हैं क्योंकि आज तो उन्हीं का दिन ही है कि उनकी तलाश की जाती है। और बल्कि कृष्ण बनते हैं तो थोड़ा सा रंग गहरा कर भी दिया जाता है ताकि उनकी जैसे दिखें, अच्छे लगे। और वो एक चमक भी होती है थोड़े गहरे रंग में। सांवले रंग की जो त्वचा में जो चमक होती है उसकी अपनी खूबसूरती होती है। वो जो नमक होता है वो अलग खूबसूरत होता है। तो भाई सुंदरता तो अपने अपने ढंग से है। और एक सुंदर सा गीत सुनवाते हैं, देखते हैं ये सांवला है कि गोरा है ना। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है
बुआ जी, एक बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे साथी ने भेजा है। वो कह रहे हैं कि जन्माष्टमी की यादें तो बहुत सारी हैं, पर बचपन की यादें इतनी सुहानी कोई भी यादें नहीं होती। क्या पहले से तैयारी चलती थी, कॉलोनी में तो भव्य तैयारी चलती थी, जिसे कन्हैया जी का डोला बोला जाता था। माँ घर में भी करती थी, उपवास की बात ही करें शायद। बांस के सूप को रंग कर उसका झूला बनाया जाता था, उसी में भगवान की फोटो रखी जाती थी, एक खीरा रखा जाता था, खीरे में भगवान का जन्म होता था। धनिया की पंजीरी, सिंघाड़े का आटे का हलवा, साबूदाने की खीर। हम भी सारा दिन फल खाकर रहते थे। माँ शाम को ही हम लोगों को सुला देती थी। जब ढोलक की थाप पर भजन और सोहर सुनाई देता था तो हमें उठाया जाता था कि कन्हैया जी का जन्म हुआ है। तो एक सोहर भी इन्होंने शेयर किया है जो उनकी नानी गाती थी। तो बुआ जी अगर आप गा दें या आप बता दें तो नहीं जी, लेकिन हाँ इसके बोल वाकई बड़े अच्छे हैं। एक मास दुई, 3 मास बितले, चौथी मास में गर्भ बुझाई हो रामा। 9वां मास जो बीते ले, कान्हा जन्म लेहले हो रामा। हथवा के खुलल हथकड़िया, पैरवा के जंजीरवा हो रामा। भादों के भयावन अंधेरिया पार करी, कैसे लहरिया हो रामा। ये उनका भय है कि भादों के भयावन अंधेरिया पार करी, कैसे लहरिया हो रामा। चरण लटकाई जब, दिहले त सुतले लहरिया हो रामा। वासुदेव डाल दिलन जसोदा के कुरवा, वासुदेव डाल दिहलन जसोदा के कुरवा, ललनवा हो रामा। महल में भैले अंजुरवा हो, बजारे बधैया हो रामा। बजा ले बधैया हो रामा। तो महल में किस तरह से अंजोरा यानी सुबह हो गई और बधाइयां बजने लगी। तो कितना सुंदर वर्णन और किस तरीके का सोहर उस समय चलता था। अभी भी हमारे बहुत सारे साथी बहुत सारी जगहों पर गाते होंगे, बजाते होंगे जरूर, लेकिन इस तरीके के सोहर की बात ही और थी। बिल्कुल, और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें भी भेजी हैं। वो कहते हैं कि बचपन में जन्माष्टमी मनाने का बहुत उत्साह रहा करता था। जन्माष्टमी आने से पहले ही भगवान के श्रृंगार का सामान, मुकुट, पोशाकें और झांकी की तैयारी कर ली जाती थी। जन्माष्टमी के दिन संध्या आरती के पश्चात हम सब मंदिरों में झांकी देखने जाया करते थे। जाते तो अभी भी हैं झांकी देखने, लेकिन अब मंदिरों में बाल गोपालों की भीड़ रहती है। नन्हे नन्हे राधा कृष्ण बने हुए बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। बिल्कुल सही बात है, और देखते तो बनता ही है। अच्छा लगता है कि खुशियां और उत्साह जब मौका मिले तो हो लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। और एक हमारे साथी तो बिल्कुल हमारी बातें करें, हमारे एकदम टीम के ऐसा हम कह सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें याद है जब 12 बजे कृष्ण जन्म के बाद चरणामृत और पंजीरी के साथ मेवे फल का बेसब्री से इंतजार करते थे। तो ऐसा इंतजार तो हमें भी रहा करता है। तो भाई रहता ही है। और ये भी लिख रहे हैं कि मुझे भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का वो दिन याद आता है। उस दिन शाम को हमारे गाँव में मंदिर में भजन कीर्तन का प्रोग्राम था। रात्रि को महिला और पुरुष और हम सब बच्चे उस दिन मंदिर में गए थे। लेकिन उस दिन मंदिर में जाने से पहले गीत श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बजने लगा था। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। और पिताजी खेत से आए थे तो उन्होंने उसी समय बहुत सारी बातें हमसे कही और ये याद कर रहे हैं कि किस तरह से खेत में वर्षा आई थी। वो खेत के मतीरे ककड़ी लेकर आए थे, पर उस दिन से ये गीत यादों में बस गया। जब भी कृष्ण जन्माष्टमी का दिन आता है या फिर ये गीत बजता है तो मुझे वो समय याद आ जाता है कि किस तरह से पिताजी ककड़ी और ये सब लेकर आए थे खेत से। तो एक होता है ना कि एक पिता के आंख का भाव उस समय का जो होता है, या कुछ मतलब कुछ समय ऐसे होते हैं कि बिल्कुल उसका चित्र सा बन जाता है और वो हमारे दिमाग में बिल्कुल चिपक सा जाता है। और जब भी हम खुश होते हैं या ऐसे मौके आते हैं तो हम उसे एक बार फिर से फिल्म की तरह देख लेते हैं। बिल्कुल। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जन्माष्टमी की सबको बधाई वो दे रहे हैं पहले, और कह रहे हैं जब हम छोटे थे तो मंदिर में भगवान का जन्म पर्व मनाने के लिए पूरे शहर के लोग आ जाते और स्टेज में बोलते और अच्छा लगता। और फिर मेरे बड़े भाई घर में सत्संग करते, हम सब बच्चे मिलकर श्री राधे गोविंदा का कीर्तन करते, प्रसाद बांटते, और फिर मेरे भाई भगवान की पालकी टायर लगाकर बनाते और फिर पूरे गांव में घूमते हम बच्चे। पीछे पीछे नारे लगाते, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। फिर पालकी घर छोड़कर प्रसाद लेकर सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते। सच में वो दिन भी क्या दिन थे। तो ऐसे दिनों की यादें ताजा होती हैं इसी तरह से जब त्योहार हम मनाते हैं लोगों के साथ। तो भाई अभी भी मनाइए, बस ये है कि हो सकता है कि अब आप टायर पर न झूला बना पाए, लेकिन जैसे भी बनाइए। पंजीरी तो हमारे सभी साथियों को याद आ रही है। चरणामृत भी बता रहे हैं कि जब चरणामृत मिलता था तो उसका मजा ही अलग था। हाँ, और रात में मिलता था ना। रात में आमतौर पर मंदिर बंद होते हैं। और ये एक महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, इस तरह के कुछ पर्व होते हैं जिसमें रात में मंदिर खुलते हैं। तो ऐसा लगता था कि रात में हम मंदिर जा रहे हैं। वो एक अलग ही आनंद होता है कि रात में मंदिर जा रहे हैं। और जब खीरे में से जो हमारे साथी खीरे में से जब लड्डू गोपाल बाहर निकलते थे
तो एक अलग ही चमत्कार लगता था। बचपन में तो बड़ा चमत्कार लगता था ये। और अभी भी लगता है कि ये क्यों ऐसे बनाया जाता है, ये तो समझ में नहीं आया। खीरे के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, उसको भी एक बात और है कि हमेशा से एक बड़े से बड़ा खीरा रखा जाता था। लड्डू गोपाल जी की कोशिश की जाती है कि बड़े छोटे वाले रखे जाएं। हाँ। और उसको चौकोर काट के उसके अंदर रख दिया जाता था। कौन बांधता था, फिर उसमें कलावा बांध देते थे। मतलब वो पहले तो झूला खाली होता था, फिर अचानक से वो झूले में आ जाते थे तो एक चमत्कार वो होता था। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद वो बाहर आ जाते थे वो एक नया चमत्कार होता था। फिर जब पंजीरी वंजीरी मिलती थी तो इन सब चीजों से मन थोड़ा अलग हट जाता था और नटखट कन्हैया का इंतजार हम सभी करते थे। तो सुंदर लगता था बिल्कुल। लेकिन अब वक्त ऐसा आ चुका है कि हम कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में एक अंतराल का वक्त है, लेकिन हम उससे पहले लेते हैं इजाजत। स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा और बुआ का नमस्कार।